वेलकम बैक स्टूडेंट। आज मैं लेके आया हूँ पॉलिटी का चैप्टर 4 का प्रियम्बल का पार्ट सेकंड। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैंने पहले ही आपको कंप्लीट करा दिया है, और जिसने भी नहीं देखा वो आप मेरे पहले जाके फर्स्ट पार्ट देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, आप जाके उसमें चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो कल हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्टेटमेंट तक पढ़ लिया था, और आज हमें 4th पॉइंट करना है रिपब्लिक से शुरू। ठीक है, और 5th पॉइंट करना है रिपब्लिक से शुरू। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब देखो रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास एंड ऑल पब्लिक ऑफिसेज ओपन टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि रिपब्लिक में क्या है कि भाई किसी भी क्लास को, मतलब किसी भी क्लासिफिकेशन को, जैसे कि कोई प्रिविलेजेस नहीं दी जाएगी। जैसे क्लासेस होगी, जैसे उसमें कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया, ठीक है, कोई गोरा कोई काला, तो इस तरह की कोई अगर क्लासिफिकेशन होती है, भेदभाव वाली डिस्क्रिमिनेशन वाली क्लासेस होती है, तो उसी किसी भी प्रकार की प्रिविलेज नहीं दी जाएगी किसी भी एक पर्सन को। जैसे कि मैं एग्जांपल देके बात करता हूँ, जैसे कि हम वोट की बात करते हैं, वोटिंग की, तो वहाँ पे रिच मैन का जो वोट होगा और जो पुअर मैन का जो वोट होगा, दोनों का वोट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। अब जो रिच वाला है और जो पुअर वाला है वो दोनों एक ही लाइन में खड़े हैं, ठीक है, तो इसमें किसी को भी कोई प्राइविलेज नहीं है, सब इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और देखो क्या बोला, एंड पब्लिक ऑफिस इज ओपन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब सभी के लिए जो हमारे पब्लिक ऑफिस हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जितने, जैसे कि मैं पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करूँ, जैसे गार्डन हो गया, ठीक है, और जितनी भी रोड वगैरह है उसमें सभी कुछ, जैसे कि गार्डन का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें सभी लोग आते हैं। ठीक है, ये नहीं कि खाली गरीब तबके का लोग आएगा या फिर अमीर ही आएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ये चीज़ है। अभी क्या बोल रहा है? वेस्टिंग पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन पीपल। ठीक है, वेस्टिंग पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन पीपल, मतलब लोगों को आज़ादी है कि वो अपने किसी भी पॉलिटिकल लीडर को चुन सकते हैं, इस चीज़ की। चलिए ठीक है, अब देखो डेमोक्रेटिक पॉलिटी। अब देखो डेमोक्रेटिक पॉलिटी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है मोनार्क और एक होती है रिपब्लिक। अब जो हमारे इंडिया में वो है रिपब्लिक। तो सबसे पहले देखते हैं मोनार्क। देखो मोनार्क में क्या होता है? मोनार्क में होता है कि अब सपोज करो जो इसका हेड होगा किसी भी, हमारे ब्रिटेन में लगता है, तो जो हेड होगा जहाँ का प्रेसिडेंट होगा, तो प्रेसिडेंट सपोज करो कोई एक्स यहाँ का प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन में कोई एक्स यहाँ का प्रेसिडेंट है, हमें नाम नहीं पता तो हमने एक्स सपोज कर लिया, ठीक है। तो जब ये एक्स यहाँ का प्रेसिडेंट है, तो क्या होगा, जो इसके बाद इसका जो बेटा होगा, इसका जो सन होगा, वो यहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो बेटा होगा वो यहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा। तो मतलब मोनार्क है यहाँ पे, राजगद्दी वाला हिसाब है, ठीक है, मतलब कि उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इस हिसाब से यहाँ पे प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है? देखो रिपब्लिक कहाँ कहाँ पे होता है? हाँ, एक तो हमारे इंडिया में भी है ना, यूएसए में भी है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं। देखो हमें इसमें क्या होता है, देखो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और ये कैसे इलेक्ट होते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। देखो कौन इलेक्ट करता है इन्हें, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे ही। तो देखो इलेक्ट कौन करता है इन्हें? इलेक्ट करते हैं एमपीज एमएलएज, ठीक है। एमपीज और एमएलएज जो लोगों के द्वारा चुन के गए हैं, ठीक है, वो इन्हें इलेक्ट करते हैं, वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब देखो प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी बन सकता है, ठीक है, कोई भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई मोनार्क सिस्टम है कि भाई उनके बाद उनका बेटा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी किसी भी उससे आ सकता है। जैसे कि हमारी अभी आज के टाइम की, प्रेजेंट टाइम की कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। वैसे तो वो बहुत ही बैकवर्ड क्लास से आती हैं, लेकिन वो क्या है? प्रेसिडेंट है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा इंडिया जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक में क्या होता है कि कोई भी प्रेसिडेंट बनता है, कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, मतलब कोई किसी भी पोस्ट पर बैठ सकता है, ठीक है, हेड पोस्ट पर। ऐसा कोई वो नहीं है कि एक पर्टिकुलर वो होगा, मतलब कोई पर्टिकुलर लोग ही बैठेंगे, कोई स्पेसिफिक कास्ट के लोग बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें रिपब्लिक में। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखो 6 पॉइंट आता है हमारा जस्टिस। देखो जस्टिस क्या होता है? देखो जस्टिस में, जस्टिस आपको नाम से पता चल रहा है, मतलब कि इंसाफ। देखो अब जो हमारा जस्टिस है, जो इंसाफ है, तो वो 3 चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है। एक हमारा सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। अब देखेंगे सबसे पहले सोशल जस्टिस क्या होता है। देखो सोशल जस्टिस क्या होता है? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स और एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जो सोशल जस्टिस है वो क्या है कि सामाजिक तौर पर इंसाफ, मतलब कि सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि सपोज करो
अब सुप्रीम कोर्ट में एक कोई केस आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, एक तरफ कौन है, एक तरफ है हमारा कोई भी मान लो, सपोज करो कोई इंसान है, कोई पीपल है, जनरल पीपल है, ठीक है। और एक तरफ है हमारा कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर, और एक तरफ खाली जनरल पीपल है। तो क्या होगा, अब जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है दोनों, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों इक्वल हैं, ठीक है। चाहे ये पावर में क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफिसर पावर में क्यों ना हो, अगर इसकी गलती है तो इसे सज़ा मिलेगी, ठीक है। अगर इसकी गलती है तो इसे सज़ा मिलेगी, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करा जाएगा, जिसकी गलती होगी उसे सज़ा मिल जाएगा, ठीक है। और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। किसी भी सोशल डिस्टिंक्शन के बेस, जैसे कि कास्ट से कोई मैटर नहीं है, ठीक है। कलर का कोई मैटर नहीं है, रेस मतलब कि हो गई, जैसे कि आप ब्लैक वाइट हो गया, या फिर छोटा बड़ा ऊंच नीच, मतलब इस तरह की चीज़ों, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिलीजन मतलब कि धर्म के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, ठीक है। और जेंडर्स के ऊपर भी, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो, इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन। तो देखो इससे क्या होगा, सोशल जस्टिस से, जो आप पहले देखते थे कि जो वुमेन और मैन टाइम जो काम करते हैं, दोनों इक्वल टाइम तक करते हैं, इक्वल टाइम के पीरियड में करते हैं, ठीक है। मतलब कि एक इंसान है और एक औरत है, एक इंसान है और एक औरत है, दोनों 5-5 घंटे काम करते हैं। अब जो दोनों को वेजेस जो मिलता है, मैन को मिलता है 450 सपोज़, और वुमेन को मिलता है 350। तो इसमें जो डिफरेंस है, तो इस चीज़ का कोई डिफरेंस ना हो, ठीक है। इस चीज़ का कोई डिफरेंस ना हो, मतलब कि मैन और वुमेन दोनों इक्वल है, जो जैसा काम कर रहा है उसे वैसा ही मिलेगा, ठीक है। और जो इससे क्या होगा, बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, ठीक है, तो उन्हें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, सोशल जस्टिस होगा, इससे मेंटेन होगा। तो ये चीज़ें अब देखो, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन का, चाहे वो किसी भी सेक्शन से आ रहा हो, अमीर हो गरीब हो, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो, काला हो गोरा हो, कुछ भी हो, ठीक है। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, उसे किसी भी टाइप का प्रिविलेज नहीं मिला जाएगा, ठीक है। मतलब कि अभी जो मैंने वोटिंग वाली बात करी थी, चाहे देखो वोटिंग में क्या करते हैं, हम लाइन में लगते हैं सारे के सारे लोग, ठीक है। अब जब लाइन में लगता है तो उसमें ये थोड़ी होता है कि काले लोगों की लाइन जो कि वो अलग बनेगी, जो गोरे हैं उनकी लाइन अलग बनेगी, ठीक है। या फिर जो गरीब है उनकी लाइन अलग बनेगी, जो अमीर है उनकी लाइन अलग बनेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी को भी किसी प्रकार की प्रिविलेज नहीं है, सब सरकारी नज़र में एक है, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो इकोनॉमिक जस्टिस के देखो एग्जाम्पल मैंने एक ऊपर ही दे दिया था, मैं दोबारा वही दे देता हूँ आपको, वेजेस वाला। एक मैन है और एक वूमेन है, ठीक है। एक मैन है और एक वूमेन है, दोनों 5-5 घंटे काम करते हैं, और मैन को मिलता है 450 वेज, और जो वूमेन है उसे मिलता है 350 वेज। तो ये क्या हुआ, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं हुआ ना। तो इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन करने के लिए क्या होगा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब पैसे से जुड़ी किसी भी फैक्टर पे, जैसे कि मैंने वेजेस की बात करी, तो ये भी किससे जुड़ा हुआ, हमारे इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ ना। तो एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, इसके बेस पे अगर कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, तो वो क्या अनफोर्शिएबल है, वो डायरेक्टली कोर्ट में वो कर सकता है, ठीक है। तो ये है इकोनॉमिक जस्टिस, किस फील्ड पे, वेल्थ पर, ठीक है, इनकम हो चाहे प्रॉपर्टी हो। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, वही मैन और वुमेन वाला, वेजेस वाला, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस की वोट वाला एग्जांपल लेते हैं फिर से। All the citizens should have equal political rights, equal access to all political office and equal voice in the government। अब जैसे मैं सपोज करता हूँ, अब जैसे हमारा पुलिस स्टेशन है कोई, अब जो पुलिस स्टेशन है, अब चाहे उसमें कोई भी जाए, तो पुलिस ऑफिसर का क्या काम है कि वो उनकी बात सुने और उनके बात पर रिएक्ट करे, यही काम है पुलिस वालों का, ठीक है। उन्हें अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसमें ये नहीं देखेंगे कि भाई अच्छा आप बड़े लोग हैं तो चलो हम अभी आपके साथ अभी चलते हैं, और आप छोटे लोग हैं तो रुक जाओ भाई, अभी आधे घंटे में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप जाओगे, और इन्हें मदद करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट के सर्वेंट है। और गवर्नमेंट किस लिए है, किसने चुना है गवर्नमेंट को, हमने चुना है। पावर सोर्स कौन है, गवर्नमेंट का, हम है। तो इसलिए ये ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब हर किसी को इक्वली माना जाता है। ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, और हर कोई हर जगह जा सकता है, ठीक है। अब देखो जस्टिस हमने अभी कितने पढ़े, सोशल मतलब सोसाइटी के तौर पर, क्या पढ़ा हमने सोसाइटी के तौर पर, रेस कास्ट कलर रिलीजन और जेंडर,
इनके बेसिस पे कोई वो नहीं होगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिक में क्या पढ़ा कि वेजेस, इनकम हो, वेल्थ हो या फिर प्रॉपर्टी हो, इसके उस पर कोई वो नहीं होगा, ठीक है। और पॉलिटिकल सबको इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि जो जस्टिस है तो सोशल और इकोनॉमिक्स, जब हमारा सोशल और इकोनॉमी एक साथ मिल जाते हैं जस्टिस, तब हमारा क्या बनता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बनता है हमारा, ठीक है। तब क्या बनता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और ये क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को मिला के हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब कि एनफोर्सिएबल हैं टू द कोर्ट। अगर ये वायलेट होंगे तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। डायरेक्टली कहाँ पर अपील कर सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब देखो जो हमारे पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिकल क्या है जस्टिस है, वो हमारा डीपीएसपी है, ठीक है। मतलब कि ये है कि डीपीएसपी में क्या होता है कि एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, ऐसे 4-5 रूल होते हैं, अभी तो वैसे 11 हैं शायद, ठीक है। तो ऐसे रूल होते हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट क्या है, रूल्स और रेगुलेशन बनाती है अपनी स्टेट के लिए। तो ये चीज़ है, और इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन। और कहने का मतलब ये है, अगर इनमें से कोई सा भी एक जस्टिस क्या होता है, गिरता है या फिर वायलेट होता है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसकी कोई महत्व नहीं रह जाएगी। तो इसलिए इन सब का बैलेंस बना रहना चाहिए बीच में, ठीक है। और ये ध्यान रखना, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को मिला के जो हमारा जस्टिस बनता है वो बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। क्या बनता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो, अभी जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करी, तो ये स्टेटमेंट किसने दी है, देखो ये ना एक स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा दी गई है, ये स्टेटमेंट दी गई है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा, ठीक है। इन्होंने बोला है कि हमारा जो सोशल जस्टिस और जो हमारा इकोनॉमिक जस्टिस है, जो हमारा सोशल जस्टिस है और जो हमारा इकोनॉमिक जस्टिस है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। इन दोनों बीच में बैलेंस है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो 7th पॉइंट है हमारा, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब कि आज़ादी, एकता और भाईचारा। देखो अब जो ये चीज़ है, ये फंडामेंटल जो फैक्ट है, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये हमने वर्ड जो हमने कहाँ से लिए हैं, ये हमने लिए हैं टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, पूरा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, मैं फिर भी मोटा मोटा बताता हूँ। देखो उसमें जो लॉर्ड्स थे ना, वहाँ के लॉर्ड्स, या फिर बोल सकते हो आप जो मर्चेंट थे, अमीर मर्चेंट थे, उन्होंने क्या करा था, जो लोग थे उन्हें 3 क्लास में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। 3 क्लास में डिवाइड कर दिया था। अब जो सबसे नीचे वाले लोग थे वो क्या कर रहे थे, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले क्लास के फर्स्ट स्टेज और सेकंड क्लास के स्टेजेस को सर्व कर रहे थे। और वो जो बेचारे छोटे सबसे नीचे वाले लोग थे, वो बेचारे दबते जा रहे थे, वो टैक्स के उस पर दबते ही जा रहे थे। तब इन्होंने क्या करा, इन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया किस लिए, कि हमें क्या चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए, आज़ादी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, हमें भी आपके समान ही है, ठीक है, हम सब एक समान है, और बीच में भाईचारा होना चाहिए। तो जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होंगी तब तक ये विद्रोह पे उतरे थे, ठीक है। तो उसमें उसके लिए होता फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये चीज़ थी, तो हमने वहीं से ये तीनों वर्ड लिए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आज़ादी। अच्छा, आज़ादी किस चीज़ के लिए आज़ादी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप, मतलब कि विचार के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। हम कुछ भी कर सकते हैं, बिलीव, हमारी मर्जी, हम किसी पे भी बिलीव करें, किसी पे भी ना करें, मतलब फेथ, विश्वास, ठीक है। और वर्कशिप, हम अपने अपने धर्म का वो करें, पालन करें, ठीक है। और अपने क्या बोलते हैं, हम अपने अपने जो गॉड्स हैं उसकी वर्कशिप के लिए क्या है, आज़ाद हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ये चीज़ है। अच्छा, अब देखो एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, अब होती क्या लिबर्टी में, वही अभी जो मैंने बताया वही है चीज़, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन पे आप रोक नहीं लगा सकते, ठीक है। अब जो हमारी लिबर्टी है वो क्या है, थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, लेकिन बस वो थोड़ी उसमें लिमिट सेट करी हुई हैं, वो भी कुछ कारण की वजह से, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है, बाद में अगले चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स जब आएगा उसमें देखेंगे हम। तो एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें हमें रेस्ट्रेंट नहीं लगा सकता, ठीक है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, ठीक है। क्यों लिबर्टी, क्यों, जिससे कि जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है वो डेवलप्ड हो सके, ठीक है। एक इंडिविजुअल पर्सन की भी, मतलब एक इंसान की जो अपनी पर्सनैलिटी वो डेवलप हो सके, ठीक है, समाज में उसका नाम हो सके, ठीक है,
अपने समाज को डेवलप कर सके इसलिए। अब देखो लिबर्टी डज नॉट मीन्स, अब लिबर्टी का मतलब ये थोड़ी है क्या, द लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स, ठीक है। अब लिबर्टी का आज़ादी दे दी तो इसका मतलब ये नहीं कि आज़ादी का कि तुम्हें भाई लाइसेंस मिल गया तुम कुछ भी करते फिरो ना। तो जब लिबर्टी मिलती है हमें तो उस वो भी कुछ लिमिट मिलती है, ठीक है, कुछ लिमिट्स में मिलती है। क्या है देखो, नीड्स टू बी इंजॉयड विद इन लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस होती हैं उसकी भी, बोलते हैं ना जब जो चीज़ होती है, अब अंत की तो हर चीज़ की बुरी है, तो वही चीज़ है कि अंत की तो नहीं होगी, ठीक है। तो हर चीज़ की लिमिटेशन होती है मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो लिमिटेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, किसमें, फंडामेंटल राइट्स में। वो आगे पढ़ेंगे जब चैप्टर में हम वो फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, ठीक है। प्रियम्बल सोर्सेज, अब देखो प्रियम्बल सोर्सेज लिबर्टी ऑफ द थॉट्स एक्सप्रेशन, देखो प्रियम्बल सोर्सेज, अच्छा सोर्सेज कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन कहाँ से मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से पावर आती है कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो हम है, ठीक है, कहाँ है, हम है। गवर्नमेंट किससे बनती है, हमसे बनती है, पीपल है, हम वोट करके बनाते हैं अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को ऊपर बिठाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें अभी क्या बोल रहा है कि लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, वही जो ऊपर बताया, लिबर्टी किस चीज़ की है, हमें विचारों की, ठीक है, काम करने की, ठीक है, बिलीफ हमारा विश्वास करने की, फेथ, हम किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं और अपने भगवान को अपने कल्चर के हिसाब से पूछ सकते हैं किसी भी तरह, ये चीज़। अब देखो नोट, अब देखो लिबर्टी क्या, लिबर्टी एंश्योर्ड, लिबर्टी क्या करती है, एंश्योर करती है इन प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, FRS मैंने लिखा है, फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको लिबर्टी तो मिली हुई है, ठीक है, लेकिन वो क्या एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब कि वो एकदम वो नहीं है कि वास्ट आप चाहे जो मन में आ रहा है आपको वो कर लो ना, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब क्वालिफाइड है, मतलब कि हाँ भाई लिमिटेशंस है कुछ, उसके उस दायरे के अंदर ही रह के आपको कुछ काम करने हैं, ठीक है, उस दायरे के अंदर ही आपकी आज़ादी है, अगर उससे बाहर निकलोगे तो आपको सजा दी जाएगी, ये चीज़ है। अच्छा अब देखो, एक होती है हमारी पॉजिटिव लिबर्टी, एक होती है हमारी नेगेटिव लिबर्टी। अब जो पॉजिटिव लिबर्टी होती है वो क्या होती है, देखो पॉजिटिव लिबर्टी होती है हमें, मैं मोटा मोटा बताता हूँ, देखो पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, फ्रीडम टू, मतलब हमें किससे आ जाती है, फ्रीडम टू हमें ये करने से आ जाती है, हम हमारे जो विचार हैं जैसे ऊपर पढ़े थे, थॉट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, बिलीफ हो गया, फेथ हो गया, वर्कशिप हो गया, इसके लिए हमारी आज़ादी है, ठीक है। अब देखो जो नेगेटिव लिबर्टी होती है वो क्या, फ्रीडम फ्रॉम, अच्छा फ्रीडम फ्रॉम मतलब कि जैसे कि हमारा पहले क्या थे, अब तो खैर इतना नहीं है, तो पहले चाइल्ड लेबर हुआ करता था, ठीक है, बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी लोगों को, ठीक है, तो उस चीज़ पे बिल्कुल बैन कर दिया, तो उसे बोलते थे नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है, तो उसे हटा दिया गया, अब तो ये हटा दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव लिबर्टी है अब हमारे यहाँ, ठीक है। अब हमें थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्कशिप सब किया जाती है, लेकिन हर किसी की एक लिमिट है, ठीक है, लिमिटेशन के अंदर बोला है ना, एब्सोल्यूट बट नॉट क्वालिफाइड, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है मगर क्वालिफाइड है। आपको ये नहीं कि जो आपके मन आ रहा वो कर रहे हो अपना, हर किसी चीज़ की एक लिमिट है, लिमिटेशंस है, तो वो चीज़ है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब आती है हमारी इक्वालिटी, इक्वालिटी देखते हैं। तो इक्वालिटी क्या होती है आपको पता ही है, हर कोई एक है, एक समान है, सभी एकता है, ठीक है, इक्वल है सब, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब इक्वल है। देखो प्रियम्बल सोर्स, ये क्या बोलता है प्रियम्बल, ये बोलता है इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी, स्टेटस, स्टेटस मतलब एब्सेंस ऑफ द स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब देखो इक्वालिटी कब कैसे मिलेगी हमें, इक्वालिटी तभी मिलेगी ना जब किसी भी एक सेक्शन को या फिर किसी भी एक वर्ग को, किसी भी एक तबके के लोगों को ज़्यादा प्रिविलेज ना दी जाए, ठीक है, तभी तो हमें इक्वालिटी मिलेगी, तभी तो हम बोलेंगे भाई कि हम सभी इक्वल हैं, जो हम है ना, जैसा वही वोटिंग वाली बात आ जाती है, अब वोटिंग चल रही है तो वोटिंग लाइन में सभी खड़े हैं, अब उसमें ये थोड़ी देखा कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन कैसा है, ठीक है, तो सब खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं, ठीक है, तो वही चीज़ है, सब इक्वल है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो सोसाइटी में, किसी भी तबके का इंसान हो, ठीक है, तो ये चीज़ है। अपॉर्चुनिटीज़, अब देखो अपॉर्चुनिटी मतलब कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब देखो प्राइवेट की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन जो हमारा पब्लिक है, पब्लिक सेक्टर है, तो पब्लिक सेक्टर क्या करता है, हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी, जितनी वैकेंसी निकालता है उसमें ये थोड़ी बोलता है कि भाई आपको खाली ये लोग चाहिए, ऐसा थोड़ी बोलता है। आप अपनी क्या बोलते हैं, आप अपनी क्षमता को प्रूफ करो, ठीक है, अगर आपके अंदर है तो आप जा सकते हो, आपको बस क्या है, मेहनत तो करनी है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो हमारे जैसे गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम्पल लूँ मैं, गवर्नमेंट जॉब को किसी का भी ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें ये थोड़ी बोलते हैं कि भाई सब हमें इस कास्ट के लोग चाहिए, या फिर इस क्लास के अंदर से लोग आने चाहिए, या फिर हमें इस टाइप के लोग चाहिए ना, बस उसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है, बस अगर वो आप कर पा रहे हो, पूरे हो, तो आप चाहे किसी भी क्लास से हो, किसी भी कास्ट से हो, ठीक है, कोई भी हो, कोई भी जेंडर हो, सब चल जाएगा, बस आप क्वालिफाई कर जाओ और आपको मिल जाएगा।
तो ये चीज़ है, एडिकेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि सबके लिए भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ है। ये नहीं है कि भाई साहब आप नहीं आना, आपके लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी आओ और आप भी आओ, दोनों के लिए है। बस अपनी काबिलियत साबित करो और जिसने साबित कर दी उसकी, ठीक है, वही चीज़ है। तो हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़। अच्छा, अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये भी 3 टाइप की होती है हमारी इक्वालिटी, ठीक है, 3 टाइप की होती है। पहली होती है हमारी इकोनॉमिक इक्वालिटी, दूसरी होती है हमारी सिविक इक्वालिटी, और तीसरी होती है हमारी पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब इनके अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं, मतलब इनके बारे में कुछ आर्टिकल्स के अंदर लिखा हुआ है, वो हम देखते हैं। देखो आर्टिकल 39 क्या बोलता है इकोनॉमिक इक्वालिटी के अंदर, वो बोलता है इक्वल राइट टू एडिकेट्स मीन ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू मैन एंड वुमेन। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि अब हर किसी के पास क्या है, इक्वल राइट है, वही जो भी मैंने पीछे एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि अगर कोई इंसान है, मतलब मैन है और एक वुमेन है। अब मैन काम कर रहा है 5 घंटे, वुमेन भी काम कर रहे हैं 5 घंटे, दोनों काम कर रहे हैं सेम, ये भी सेम काम कर रहा है और ये भी सेम काम कर रहा है, लेकिन जो मैन को पैसे मिल रहे हैं वो 500 मिल रहे हैं और जो वुमेन को पैसे मिल रहे हैं वो 400, ठीक है। तो ये हुआ क्या, ये क्या हो रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। किस बेसिस पे, इकोनॉमिक इक्वालिटी के बेसिस पे ये क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो अब ये क्या बोल रहा है, सिविक इक्वालिटी मतलब कि सिविक मतलब कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, हर तबके के लोग एक ही समान। देखो अब ये क्या बोलता है आर्टिकल 14 में, क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि लॉ के सामने, हमारे संविधान के सामने सब एक हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट की जॉब से कोई है जिसने गुनाह करा है वो बच जाएगा ना, अगर उसने गुनाह करा है तो वो भी आएगा, अगर किसी और इंसान ने गुनाह करा है वो भी आएगा, ठीक है, सबको सज़ा मिलेगी, ये चीज़ है। और आर्टिकल 15 ये क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, कि इन इन ग्राउंड्स पर, रिलीजन धर्म के रूप में, रेस के रूप में, काला गोरा कुछ भी, ठीक है, और कास्ट के रूप में और जेंडर के रूप में और प्लेस ऑफ बर्थ के रूप में कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो क्या करेगा, ये हमारा एक क्या है, फंडामेंटल राइट भी है, अंडर, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये भी अनफोर्सिएबल, अगर आपको ऐसा कोई भी वायलेशन होता है राइट का, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वही जो ऊपर बताया, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मतलब कि गवर्नमेंट जो अपनी वैकेंसीज निकालती है तो उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा कोई नहीं कि भाई इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है या फिर तू मत आ तू आ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए इक्वल आती है अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, अब देखो 17 आर्टिकल क्या बोलता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत। मतलब कि पहले क्या होता था ना, पहले टाइम पे पहले ये होता था कि जो गरीब तबके के लोग होते थे, जो SC STs वगैरह होते थे, ठीक है, तो उन्हें बहुत अलग रखा जाता था। जो उनका ऐसा बोल सकते हो जैसे कि एक विलेज है तो उनके एक छोटा सा कोना दिया जाता है कि भाई तुम यहाँ रहोगे और हम यहाँ रहेंगे, ठीक है। जो नोबल्स होते थे, पहले नोबल्स बोलते थे उन्हें, तो ठीक है, तो जो नोबल्स होंगे, जो बड़ी फैमिली के होंगे, जो राज्य रजवाड़े के लोग होंगे, ठीक है, या फिर जितने ब्राह्मण होंगे, तो वो इन्हें देखना भी पसंद नहीं करते था, इस कदर की अनटचेबिलिटी थी, ठीक है। अगर तुमने मुझे छू दिया, अगर उसने उन्हें देख लिया तो वो घर पे जाके दोबारा नहाता था, ठीक है, गंगा जल छिड़कते थे, तो ऐसा होता था पहले। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17। अगर ऐसा होता है तो ये भी अनफोर्सिएबल है, मतलब कोर्ट में आप अपील कर सकते हो, इसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हो। अच्छा, आर्टिकल 18 क्या बोलता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, किसी भी प्रकार का टाइटल्स। पहले क्या होता था, महाराजा, राजा, ठीक है, और इस तरह के टाइटल दिए जाते हैं ना। और क्या बोल सकते हैं हम, मतलब कि ऐसे टाइटल अबॉलिश कर दिए गए, ठीक है, टाइटल ऐसे अबॉलिश कर दिए गए जो नाम के आगे लगते थे, जैसे राजा, राजाधिराज, महाराजा, और क्या बोलते हैं उसे, तो बहुत सारे ऐसे टाइटल थे, उन्हें अबॉलिश कर दिया। खाली टाइटल्स मतलब कि एक रिस्पेक्ट देना, कुछ ऑनर होता है ना, तो वो हटा दिया। भाई अगर इक्वालिटी है तो टाइटल्स नहीं है उसके सामने, ठीक है, टाइटल्स नहीं आएंगे। अगर टाइटल्स आएंगे तो फिर तो क्या हो जाएगा, भाई ये तो बड़ा आदमी हो गया, ये तो छोटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इक्वालिटी है तो टाइटल्स नहीं आएंगे, इसलिए अबॉलिश्ड है, ठीक है, ख़त्म है टाइटल, किसी भी प्रकार का कोई टाइटल नहीं है। लेकिन कुछ हैं एकेडमिक टाइटल्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो मिलिट्री टाइटल्स होते हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हम फ्रीडम उसमें देखेंगे। कुछ एक्सेप्शन होती है इनकी भी, वो भी हम उसमें देखेंगे, इसमें फंडामेंटल राइट्स में। ओके, अब देखो, अब पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है।
आर्टिकल 325 में बोला गया है नो वन इज इनएलिजिबल फॉर द इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि कोई भी इंसान वोट दे सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे वो कैसा ही हो, और चाहे किसी भी कास्ट से हो या फिर किसी भी जेंडर का हो। ठीक है, हर किसी को इक्वल राइट है और हर किसी के जो राइट टू वोट है वो इक्वल है, और जो उसकी वैल्यू है वोट की वो भी इक्वल है, चाहे फिर वो प्रेसिडेंट हो, चाहे फिर वो एक गरीब इंसान हो, जनरल आदमी। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट वोट देंगे वो भी एक वोट देंगे, और ये जो इंसान वोट देगा ये भी एक वोट देगा, और दोनों की जो वैल्यू होगी वोट की वो भी सेम होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। और आर्टिकल 326 क्या बोलता है, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, अब जो लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शन होते हैं वो किस पे होते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइज, वही मतलब कि 18 और 18+, 18 और 18+, ये लोग वोट कर सकते हैं। अगर आप 18 साल के हो या फिर 18 साल से ऊपर हो तो आपका राइट है कि आप वोट कर सकते हो, और हमारा ये अधिकार है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है हमारा फ्रेटर्निटी। ठीक है, अब आता है हमारा फ्रेटर्निटी। अब देखो फ्रेटर्निटी में देखते हैं सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ये क्या है, फ्रेटर्निटी का मतलब ही है भाईचारा, ब्रदरहुड, आपस में भाईचारा। सिंगल सिटीजनशिप प्रमोट फ्रेटर्निटी। देखो अब जैसे हमारा क्या है, हमारा इंडिया है, तो हमारे इंडिया में क्या है, सब हम क्या है, हम सभी भारत के नागरिक हैं। ठीक है, हम सभी भारत के नागरिक हैं। हालांकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड, सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड है ना। सेंटर और स्टेट में हमारी गवर्नमेंट डिवाइडेड है। ठीक है, हालांकि ये डिवाइडेड है, लेकिन हमारे पास जो सिटीजनशिप है वो कैसी है, एक है। हमारा संविधान क्या है, एक है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें, ठीक है, अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे क्या है, तो लोगों के पास एक स्टेट की सिटीजनशिप होती है और एक होती है नेशन की। ठीक है, मतलब कि कंट्री की होगी और एक स्टेट की होगी, उनके पास दो सिटीजनशिप होती हैं। लेकिन इंडियन के पास क्या है, इंडियन में क्या है ना, इंडियन सिटीजन के पास क्या है, हम तो इंडिया के सिटीजन हैं, हम भारत के सिटीजन हैं, हम किसी राज्य से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, वो किसका सिटीजन है, भारत का सिटीजन है वो, चाहे वो गुजरात से, बिहार से, बंगाल से, उत्तराखंड से, यूपी से, कहीं से बिलोंग करता हो, किसका है वो, किसका सिटीज़न है, वो इंडिया का सिटीज़न है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि उनके पास दो सिटीजनशिप होती हैं, एक तो स्टेट की होती है और एक होती है उनकी कंट्री की। मतलब कि एक अमेरिका की सिटीजन होगी उनके पास और एक होगी उनकी स्टेट की। ये चीज़ है, जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। देखो अब फ्रेटर्निटी है, तो एक स्टेटमेंट है बड़ी मशहूर जो दी गई थी हमारे के.एम. मुंशी द्वारा। मुझे बताना के.एम. मुंशी जी कौन थे, मैंने पीछे पढ़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन वाले फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, के.एम. मुंशी जी कौन थे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। ठीक है, तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, देखो ये क्या बोल रहा है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि पर्सनैलिटी ऑफ द एवरी इंडिविजुअल इज कास्ट। ठीक है, सभी की पर्सनैलिटी क्या हो, ग्रो, डेवलप्ड हो। ठीक है, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जिससे कि क्या हो, जैसे कि हमारा इंडिया क्या है, इंडिया क्या है बताओ, हमारा इंडिया में बहुत सारे कल्चर रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है, फिर भी हमारा क्या है, इंडिया एक, हम सभी में एकता है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, मतलब कि यूनिटी, एकता है किसमें, इंटीग्रिटी में, मतलब बहुत सारे कल्चर के लोग हैं लेकिन हम में एकता है। ठीक है, यही फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है। ठीक है, अब देखो वर्ड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का क्या है, देखो जो इंटीग्रिटी वर्ड है ये ओरिजिनली ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। जब ये स्टार्टिंग में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें ओरिजिन ऐड नहीं था, लेकिन ये जो वर्ड है ये बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ, सॉरी, प्रीएम्बल में, तो प्रीएम्बल में बाद में ऐड किया गया है इंटीग्रिटी वर्ड। कब करा गया है, ये करा गया 1967 में। ठीक है, 1967 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 वर्ड्स को डाला गया था हमारे प्रीएम्बल में। क्या कहते हैं वो, पहला वर्ड था हमारा सेक्युलर। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा, पहला वर्ड था सेक्युलर, दूसरा वर्ड मुझे कमेंट में करके बताना, और तीसरा वर्ड ये है इंटीग्रिटी। 3 वर्ड डाले गए थे, तो सेकंड वाला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जिससे पता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसकी वीडियो के पहले पार्ट में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो जो हमारी फ्रेटर्निटी है,
फ्रेटर्निटी के लिए आर्टिकल 51A, ठीक है, आर्टिकल 51A में कुछ लिखा है, देखो क्या लिखा गया है। ये बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ट्रांसेंडिंग रिलीजियंस, लिंग्विस्टिक रिलीजियन और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इज एश्योर्ड। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम क्या करें, हमारा फंडामेंटल राइट भी और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हम क्या करें, अपने अपने देश को, अपने देश की अखंडता को बनाए रखें, ठीक है, आपस में भाईचारे की फीलिंग बनाए रखें और किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें एक दूसरे से, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, हमारा डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल और यूनिटी, हमारा देश यूनाइट हो जाएगा, मतलब एक ही बन जाएगा, और जैसे कि अभी भी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इज एश्योर्ड। अब देखो किस किस तरह से हमें पता चलता है कि जो हमारी डिग्निटी है इंडिविजुअल्स की वो एश्योर्ड है, मतलब कि है, एग्जिस्ट करती है। देखो कैसे, देखो तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, देखो सबसे पहला है हमारा FRS, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, DPSPs हो गए। DPSPs किसे अभी मैंने अभी बताया था DPSP क्या होते हैं, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हमारे तीनों में लिखा हुआ है क्या, कि हमें सभी के धर्मों का सम्मान करना है, ठीक है, आपस में भाईचारा बनाए रखना है, ठीक है, किसी के भी धर्मों का ये नहीं करना कि किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, नहीं, सब एक है। तो ये चीज़। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों चाहिए भाई हमें प्रियम्बल। देखो क्यों, फिलॉसफी, बिकॉज ये हमें बताता है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, क्या है, उसका उद्देश्य क्या है बनाने का, ठीक है, उसके आदर्श क्या है, किस लिए बनाया है, आदर्श मतलब उसके रिफ्लेक्ट करता है, हाँ भाई ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आदर्श हैं। तो उसका बोल सकते हो आप, मैंने बताया ना प्रिंसिपल शो करता है कि जिसके बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, तो वही आदर्श, किस आदर्श पे बना हुआ है वो चीज़ है। अब देखो बेकन लाइट फॉर द जुडिशियरी टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ, मतलब कि हमें, मतलब कि जुडिशरी समझते हो ना, जितने भी कोर्ट हैं जो सुनवाई करते हैं, रिव्यू करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है प्रियम्बल, ठीक है, मार्गदर्शक की तरह काम करता है जुडिशरी के लिए, जिससे कि वो डिसाइड कर सके कि लॉ के अकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, या जो जिस तरह का केस है उसके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। तो कहाँ से उसे प्रेरणा मिलती है, उसका जो मार्गदर्शन करता है वो प्रियम्बल करता है, ठीक है, प्रियम्बल, बेकॉन लाइट मतलब कि मार्गदर्शन करना, ये चीज़। अच्छा, की टू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, ठीक है, ये क्या है, की है मतलब कि एक चाबी है, जिससे कि आपको, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे, ठीक है, तो हमें उनकी फिलॉसफी के बारे में, उनके बारे में पता चलता है कि हाँ उनके दिमाग में क्या चल रहा था, किस लिए उन्होंने संविधान बनाया था, तो उनके माइंड के बारे में पता चलता है, ठीक है, प्रियम्बल को पढ़ के, ये चीज़ है। देखो हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्या है, इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का एक हॉरोस्कोप, मतलब कि एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं, हॉरोस्कोप बोलते हैं, देखो हॉरोस्कोप उसे बोलते हैं जैसे बहुत पहले कोई हो गई, क्या बोलते हैं उसे, भविष्यवाणी की गई हो, ठीक है, तो वो उसे बोलते हैं हॉरोस्कोप, ठीक है। तो इंडिया का एक हॉरोस्कोप है कि हाँ हमारा देश यूनाइट है, एक है, डिग्निटी है, ठीक है, तो वो चीज़ है। अब देखिएगा आगे, अब क्वेश्चन ये आता है, देखो क्वेश्चन ये आता है कि प्रियम्बल, अगर जो हमारा प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है, क्या ये प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, अगर है तो कैसे, और नहीं है तो क्यों, ठीक है। देखो अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहे कि प्रियम्बल को लेके कि ये हमारा पार्ट है कि नहीं है। तो देखो ऐसे कुछ केसेस हैं, एक केस आया था 1960 में, क्या नाम था उस केस का, बीरूबारी यूनियन, उस केस का नाम था बीरूबारी यूनियन केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई ये जनरल पर्पस, जो हमारा प्रियम्बल है वो हमें बताता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसका जनरल पर्पस क्या है, ठीक है, पर्पस क्या है, क्या इस्तेमाल है, हमें ये बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और अगर हमें कहीं ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसी मोड पे खड़े हैं कि हम इस पे क्या डिसीजन थे, हमें हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, इस पे क्या डिसीजन थे, मतलब कि
ना हाँ बोल सकते ना नो बोल सकते, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है ना कभी कभी। तो ये हमें क्लियर करता है, ठीक है, ये हमें क्लियर करता है, हमें उस रास्ते से निकालता है, उस हमें ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालता है, ठीक है। तो प्रियम्बल तो अच्छा है, ठीक है। प्रियम्बल कुड बी टेकन फॉर इंटरप्रिटेशन, मतलब इंटरप्रिटेशन मतलब उसको रिस्पेक्ट में रखते हुए हम अपने केस को जज कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है। लेकिन इसने लास्ट में क्या बोला कि लेकिन हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इन्होंने क्या बोला कि लास्ट में कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट नहीं है, ठीक है। फिर दोबारा एक केस होता है 1973 में, केशवानंदा भारती केस, ये मैंने पहले बताया था अभी आपको, ठीक है, आपको याद होगा। तो केशवानंदा भारती केस में क्या होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट साहब बोलते हैं अरे अरे भाई साहब, हर भाई साहब भाई साहब भाई साहब हमसे तो गलती हो गई। हम बोलते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, चलो ठीक है, मान लिया है। अच्छा, फिर एक केस होता है 1995 में LIC इंडिया केस, ठीक है। इसमें क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट, इसमें दोबारा ये बोलती है कि जो प्रियम्बल है हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इस समय क्या पता चला कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। चलो ठीक है, अब आगे चलते, देखो प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टमेंट, की जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल कब बना है हमारा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, सबसे पहले उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद उसने प्रियम्बल बनाया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा प्रियम्बल है, वो किससे रिफ्लेक्ट होकर बना है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है, उसके सिद्धांतों को, उसके प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करता है अपने अंदर, ठीक है। तो दिस इज डन टू एंश्योर इट कन्फर्मिटी, ठीक है। तो ये कन्फर्म करा गया कि जो हमारा प्रियम्बल है, ये हमारा जो प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ओके। अब देखो नोट, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। प्रियम्बल इज नाइदर सोर्स ऑफ पावर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन। ये क्या बोल रहा है कि जो प्रियम्बल है, जो प्रियम्बल है ना ही तो किसी लेजिस्लेटिव बॉडी के सोर्स ऑफ पावर है, ठीक है, ना ही सुप्रीम कोर्ट का, ना हाई कोर्ट का, ना किसी मतलब किसी भी जजमेंट का, किसी भी कोर्ट का, वो ना ही सोर्स ऑफ पावर है और ना ही प्रोहिबिशन, ना ही उनकी पावर्स पर कुछ प्रोहिबिशन लगाता है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रियम्बल क्या है, इस नॉन जस्टिशिएबल, प्रियम्बल नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब कि अगर अगर कोई भी इंसान क्या करता है, इसे मानने से इनकार करता है, तो ये एनफोर्समेंट, मतलब कि आप इसे लीगली वो नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते आप इसे कोर्ट में। तो ये चीज़ है, क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, कि जो हमारा प्रियम्बल है, क्या हम उसे अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो हमने अभी तक बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए हैं। अगर ये प्रियम्बल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो हम इसका मतलब ये है कि हम इसे भी अमेंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन उठता है कि हम जो हमारा प्रियम्बल है इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें देखते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अमेंडमेंट समझते हो ना, मैंने कई बार मीनिंग बता दिया इसका। अमेंडमेंट मतलब कि चेंजेस, कुछ रूल्स और रेगुलेशन में कुछ चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते प्रियम्बल में। तो वो चीज़ है, देखो वेदर प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड और नॉट वॉज डेल्ट इन केशवानंदा भारती केस। अच्छा, अब जो अमेंडमेंट एबिलिटी है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अमेंडेबिलिटी है ऑफ द प्रियम्बल, वो हमें पहली बार कब बताई गई थी, वो पहली बार बताई गई थी केशवानंदा भारती केस में। कब हुआ था, 1973 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या बोला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो सबसे पहले तो वही बोला था जो अभी हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट थी, उसने अपने क्या करा, रिवर्स कर दिया अपना स्टेटमेंट को। क्यों, कौन सी स्टेटमेंट थी वो, अभी बताया पीछे कि बीरूबारी यूनियन केस में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई साहब ये हमारी मदद तो करता है प्रियम्बल, ठीक है, एक मध्य स्तर पर मदद करता है कि उसको रिस्पेक्ट में रख के कि ये केस सही है या नहीं है, लेकिन ये हमारे प्रियम्बल का क्या है, जो हमारा प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये बोला, ठीक है। तो फिर
क्या होता है, केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट दोबारा अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट करती है, रिवर्स करती है और बोलती है भाई साहब उस टाइम पे बिरुवानी केस में हमने जो बोला था वो तो भूल जाओ। अब हम बोल रहे हैं कि दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटीग्रल पार्ट है भाई साहब, ये पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड कैन बी अमेंडेड, और इसलिए ये भी अमेंड हो सकता है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, अंडर आर्टिकल 368 ये बोला। अच्छा, हाउ एवर सच एन अमेंडमेंट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और क्या बोला, अमेंडमेंट तो कर सकते हो आप, लेकिन आप ऐसा अमेंड नहीं कर सकते कि अगर वो जो आप अमेंडमेंट कर रहे हो, जो आपका रिजोल्यूशन है, ठीक है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वॉयलेट करेगा या फिर उसके अगेंस्ट में आएगा तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा अपना आप ऑटोमेटिक ही। ठीक है, ये चीज़ है। आप अमेंड तो कर सकते हो प्रियम्बल को, लेकिन आप ये जो प्रियम्बल है हमारा, ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप इसमें अमेंड कर सकते हो, लेकिन उससे हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। अगर उस पर कुछ भी हुआ तो आपका जो एक्ट है, जो लॉ है, जो आप पास कराना चाहते हो, जो बिल है, वो डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं प्रियम्बल के बारे में, देखते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर हु हैंड रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, ठीक है, ये इन्होंने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को हाथों से लिखा था। कैलीग्राफी जो हमारा ओरिजिनल है ना, जो हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ही लिखा गया है पहली बार। ठीक है, अच्छा, नंदलाल बोस वॉज टुक अप द हिस्टोरिक टास्क ऑफ द। ठीक है, अब जो नंदलाल बोस जी थे, इन्होंने क्या काम करा, उन्होंने उसे सजाने का, उसे डेकोरेट करने का काम करा। ठीक है, द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म को। अच्छा, द प्रियम्बल पेज along with other pages of the original constitution of India was designed and decorated solemnly by the renowned painter बियोहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन को सजाने का काम हुआ था, जो प्रियम्बल को सजाने का काम हुआ था, वो किसने करा था, बियोहर नाम राम मनोहर सिन्हा ने कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, ये ध्यान में रखना, बस ये चीज़ था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है, ये सेकंड पार्ट ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, एक के बाद एक मैं आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अभी मैंने ज्योग्राफी के बेसिक्स भी शुरू करा हुआ है। ठीक है, बेसिक्स वीडियो में 6 से 7 वीडियो डालूंगा, उसके बाद मैं ज्योग्राफी स्टैंडर्ड शुरू करा दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी वीडियो की सबसे पहले। ओके, थैंक्स।